हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और लास्ट समय में बीपीएससी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल मेरा स्वास्थ्य सही न होने के कारण मैंने वीडियो नहीं डाली थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हैं। खुदाई खिदमतगार जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह तुगलक, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ए का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई का नाम बताइए। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई का नाम बताइए। थार रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय का पर्वत, उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आवासों के निकट निर्मित क्षेत्रों में जहां समतल भूमि उपलब्ध हो, बस्ती को डॉट डॉट कहा जाता है। उस बस्ती के बारे में पूछा जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है। ग्रिड बस्ती, रेखा बस्ती, बिखरी हुई बस्ती या सघन बस्ती। तो क्या नाम दिया जाता है, सघन बस्ती का नाम दिया जाता है, सघन बस्ती। और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी भाई बहनों से विनती है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आधिकारिक तौर पर भारत में ट्रांसजेंडरों पर सबसे पहले दर्ज आंकड़े किस जनगणना में एकत्रित किए गए थे। किसकी बात हो रही है, ट्रांसजेंडरों की बात हो रही है। और कौन सी जनगणना में ये सब हुआ था, 2001, 1981, 2011, 1991। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2011 को याद रखना है, 2011 सी बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1948 की जनगणना में भारत सरकार के गृह मंत्री कौन थे। 1948 की बात हो रही है, 1948 की बात हो रही है कि 1948 की जो जनगणना हुई थी उसमें गृह मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मनमोहन सिंह, सुखदेव सिंह, राजनाथ सिंह। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, पटेल जी को ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और सही से, और मेरे साथ आप भी टेस्ट लगाते रहिए और कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना जा रहा है। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1881 में हुई थी। और किसके समय में हुई थी ये भी पता होना चाहिए, तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। कौन सी, 1881 वाली आधिकारिक जनगणना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, सिंपल ऐसा पूछा जाए, तब आपको याद रखना है 1872 में हुई थी और लॉर्ड मियो के समय में हुई थी। किसके समय में, लॉर्ड मियो के समय में हुई थी। ये दोनों बातें और दोनों ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, छोटे बड़े सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, पर काफ़ी लोग इन क्वेश्चनों को कन्फ्यूजन में गलत करके आते हैं, तो गलत नहीं करना है। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन और भारत की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मियो। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार नारा क्या था। तो 2011 की जनगणना हुई थी तो नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा जीवन, हमारी जनगणना हमारा निशाना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना आयुक्त कौन थे। जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें पूछे जा रहे हैं कि भारतीय जनगणना आयुक्त कौन थे। श्रीधर सिंह, श्री गंगाधर चरण, अभिनव गुप्ता, श्री चंद्रमौली। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा श्री चंद्रमौली भारतीय जनगणना आयुक्त थे। कब की बात हो रही है, 2011 की। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं जो कि पूछे गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। किसकी बात हो रही है, दूध सागर जलप्रपात की बात हो रही है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर,
कर्नाटक में, गुजरात में या राजस्थान में? तो आंसर क्या हो जाएगा, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है कि जो भारत का गोवा राज्य है, कौन सी नदी, मांडवी नदी को याद रखना है। मांडवी नदी पर स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा की प्रमुख नदी निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हरियाणा की प्रमुख नदी निम्न में से कौन सी है? सरस्वती, यमुना, इंदौरी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी को बिल्कुल याद रखना है, यमुना नदी। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था, रजिया सुल्तान नाम था। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। 1236 से लेके 40 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया है और इसकी बेटी थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मृत जीवों के अपघटक हैं। मृत जीवों के अपघटक वायरस, जीवाणु, कवक, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मृत जीवों के अपघटक। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल परागित पुष्पों में परागण होते हैं। ये बीपीएससी 1.0 2.0 दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूखे होते हैं। कैसे होते हैं, सूखे होते हैं, सूखे। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? ये क्वेश्चन तो कम से कम 1000 प्लस बार पूछा गया है, रेलवे वगैरह सभी एग्जामों में पूछा गया है और ये बीपीएससी नहीं पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि काम करती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? जीवाश्म नवीकरणीय, जैविक या गैर नवीकरणीय, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर नवीकरणीय उदाहरण है। कैसे हैं, गैर नवीकरणीय उदाहरण है। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरक एवं भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्यों? ऐसा कहा जा रहा है कि अदरक एवं भूमिगत तना है पर जड़ नहीं है। ये खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उपरोक्त में से एक से अधिक। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुवांशिकी के जनक पूछे जाते हैं तब आपको किसको याद रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल को याद रखना है। उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है? पेप्सिन, परऑक्सीडेज, एमाइलेज, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? 18 का राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। क्या हो जाएगा, एमाइलेज। सी बिल्कुल राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अदरक तना है जड़ नहीं। ये क्वेश्चन डबल हो गया है। अच्छा हाँ,
अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। विकल्प अलग हैं इसके। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। बी बिल्कुल करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पादप कली है, पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणीय बीज, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक टहनी है। क्या है? टहनी है, पादप कली। ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व इंग्लैंड, अमेरिका, जापान या आयरलैंड? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आपको याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिक्किम भारतीय राज्य संघ का पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम की बात हो रही है। 1974, 1975, 1976। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा 1975 को याद रखना है। 1975 बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव के परामर्श से राज्य विधानसभाओं और मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये पॉइंट दिए हैं 1, 2, 3, 4 और इसमें पूछा क्या जा रहा है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताना क्या है? हमें गलत बताना है। यहाँ गलत बताना है कि 1 या 2 गलत है, 3 या 4 गलत है, 2 या 3 गलत है, या 1 या 4 गलत है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या गलत है और क्या सही है। पहले में कहा जा रहा है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये बात बिल्कुल है, सत्य बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा था। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। 3 नंबर है, इसने राज्य निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39 से और अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 47। और 4 नंबर है, देखिए 4 नंबर में क्या बोला है? इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं और मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो फाइनली इसमें गलत क्या हो जाएगा? 23 में 2 और 3 बिल्कुल गलत हैं, और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। 2 और 3 यहाँ पर गलत हैं। 2 और 3 गलत हैं क्योंकि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, ये बात गलत है। और इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39 और 43 और 47, ये दोनों बातें गलत हैं, जबकि 1 और 4 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार बताना है कहाँ से लिए गए हैं। अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? 25 से 28, 14 से 18, 19 से 22, 29 से 30। आर्टिकल बताना है 25 में। आंसर क्या हो जाएगा? 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करता है। धार्मिक स्वतंत्रता। 14 से 18 भी याद होना चाहिए। ये किस बात की वकालत करता है? ये किसकी करता है? समानता का अधिकार। ये आपको याद रखना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 1922 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें किसका है? स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 में क्या है? सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है। तो मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो 25 से 28 लगाना है, 14 से 18 समानता, और 19 से 22 स्वतंत्रता, और 29 से 30 सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? 8 मई जो है किस रूप में मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस।
26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर सही नहीं गलत बताना है कि गलत क्या है। 8 मार्च को महिला दिवस, बिल्कुल। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, बिल्कुल ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, बिल्कुल ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर हिंदी दिवस नहीं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वहाँ गलत पूछा जा रहा था, वहाँ फॉल्स पूछा जा रहा था, यहाँ ट्रू पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। चंद्रप्रभा बनजीव बिहार चंदौली में है। किशनपुर बनजीव बिहार लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर बनजीव बिहार चित्रकूट में है। ये सभी ठीक हैं। 28 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊपर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ए बी सी तीनों ही ठीक हैं। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर, निम्नलिखित में से लठमार होली कहाँ नहीं खेली जाती है। लठमार होली के बारे में बताना है, लेकिन सही से पढ़ना है, कहाँ नहीं खेली जाती ये बताना है आपको। बरसाना, नंदगांव, मथुरा, बरेली। तो बरसाना, नंदगांव और मथुरा ये तीनों जगह खेली जाती है, पर बरेली में नहीं खेली जाती है। बरेली का कोर्ट की बात की जाए यूपी 25, ये याद रखना है। बरेली को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि नाथ नगरी, जरी नगरी, सुरमा नगरी और झुमका गिरारे, IBRI, ICR, इन सब के लिए बरेली की एक पहचान है, बरेली को जाना जाता है। और फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी बरेली से संबंध रखती थी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, ओखरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ओखरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर। तो कहाँ स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ और भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि याद रखना है आपको साड़ी पक्षी विहार कहाँ पर है, तो हरदोई में है। कहाँ पर है, हरदोई में है, ये भी आपको याद रखना है। और भी याद रखना है आपको, पूछा जा सकता है बखीरा पक्षी विहार कई बार पूछा गया है, तो संत कबीर नगर में है, ये भी याद रखना है। पार्वती अरंगा, ये भी याद रखना है, गोंडा में है, गोंडा में। और संगम मैनपुरी में है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे, और सभी से विनती है कि 30 में से आपका स्कोर कितना गया ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और एक सरकारी सीट आप लीजिए, हम यही कामना करते हैं। और ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है आपके लिए, बस पढ़ते रहिए मन लगा के। और आपके सपोर्ट के लिए आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सिंह तैयार है, और इसी तरह की मैं आपको वीडियो देता रहूँगा।